गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाली फैमिली से मैं बिलोंग करता नहीं है कि मैं कोई बिजनेस कर लेता या फिर कुछ कर लेता। तो ऑप्शन फिर कुल मिला के अपने पास वही बचता है कि पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी लगते हैं। तो उस टाइम मैंने पढ़ना चालू किया। फिर मेरे जीजाजी ऑलरेडी सर्विस में थे, उन्होंने कुछ बताया कि जैसे राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम आती है, कॉन्स्टेबल्स की एग्ज़ाम आती है, जिनमें आप ये चीज़ पढ़ लीजिए तो आप पास हो जाओगे, है ना। थोड़े थोड़े दिन मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम मेरी एक साइकोलॉजी ये थी कि मैं बहुत पीछे था। जो कंपटीशन में लोग थे, वो लोग प्रिपरेशन करते हैं आपको पता है कितने सालों तक, और मेरा तो ये था कि मैं पढ़ाई छोड़ा हुआ हूँ तो मैं कितने साल मैं सोच के देखी उन लोगों से कितना पीछे होऊंगा। तो वो एक साइकोलॉजिकली था ना कि लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो मैं और नीचे से शुरू कर रहा था। तो मुझे बहुत अच्छे से करनी थी चीज़ें। मैंने पढ़ाई को बहुत अच्छे से सीरियसली लिया और ध्यान लगाकर पढ़ाई करी उस टाइम तक। तो 2018 नवंबर दिसंबर में से मैंने पढ़ाई चालू करी, और लगभग 14-15 महीने बाद में 2020 की जनवरी में मेरे पास 3 नौकरियां थी। एक तो मैं बीएसएफ में कांस्टेबल लगा था, जो 2018 की क्या बोलते हैं सर उसको, जनरल ड्यूटी की, जीडी की, एसएससी जीडी की सर्विस, वो वैकेंसी थी उसमें। एक था मैं डीआरडीओ में सिक्योरिटी असिस्टेंट की नौकरी लगा था। एक थी मेरी उसकी सीबीएसई में जूनियर क्लर्क की। तो 3 नौकरियां मेरे पास थी। पर वो नौकरियां मिली तो एक स्टेबिलिटी आई लाइफ में। मतलब ऐसा था कि ठीक है अब अपने पास कुछ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बचा है। एक करियर आ गया था कि चलो एक करियर के नाम पर भी कुछ ना कुछ है अपने पास में। लेकिन इश्यू ये था कि एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है ना, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवरसेल्फ एंड व्हाट वी आर गेटिंग, है ना, उसमें जब डिलेमा होता है ना तो इंसान कभी खुश नहीं रह पाता है। वो ही सिचुएशन मेरे साथ थी कि मेरे पास नौकरियां आ गई थी, लेकिन वो नौकरियां ऐसी नहीं थी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। सोच के देखिए, मैं 3 साल पहले ये सोच रहा था कि मैं इंडिया खेलूंगा, और आज मैं कांस्टेबल की नौकरी पर रुका आकर। कांस्टेबल की नौकरी नो डाउट कोई कम नौकरी नहीं है, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो मेरी, मैं खुद से जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बहुत कम था। तो उस टाइम और फिर सबने बोला कि इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है और बहुत सही है तो कर लो नौकरी, है ना। लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में अच्छे थे। फिर मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि मुझे ये नौकरियां नहीं करनी है, और मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने, मेरे दादा दादी ने, सबने साथ दिया, और मैंने वो नौकरियां छोड़ दी, मतलब ज्वाइन नहीं करी तीनों नौकरियां। फिर सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं, और अच्छा करने के लिए क्या बचा फिर? फिर बचा सबसे अच्छा क्या है, सिविल सर्विसेज है ना। तो फिर मैंने यूपीएससी के बारे में पढ़ना चालू किया, रिसर्च चालू करी कि कैसे क्या एग्जाम होती है, एग्जाम की नीड्स क्या है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और उस टाइम पर मेरे सेकेंड ईयर की एग्जाम भी हो रहे थे, जैसे मैंने बताया ना 2018 में मैंने कॉलेज चालू करी थी, 2019 में फर्स्ट ईयर के एग्जाम थे। फिर लगभग मार्च में मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उससे जस्ट पहले मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम हुए थे फरवरी में। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब सिविल सर्विसेज ही करना है, यूपीएससी, उसका सिलेबस वगैरह मंगाया। फिर एक डिसीजन लेना था कि कोचिंग करूं या ना करूं, है ना। देखो, दो पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ मीन्स 90 to 95% कोचिंग करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं, है ना। दोनों चीज़ों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप कोचिंग नहीं करोगे, जैसा कि मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, है ना। उसके पीछे रीज़न ये था कि एक तो मेरे को बहुत साल हो गए थे किसी क्लास में बैठकर पढ़े हुए, या फिर मेरे को कोई पढ़ाए, है ना। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पढ़ाई छोड़ रखी थी, तो मेरे को पता नहीं था कि कैसे टीचर पढ़ाते हैं, वो चीज़ें उसकी आदत नहीं थी मेरे को। तो एक तो ये रीज़न था कि मैं कोचिंग ना करूँ। दूसरा, फिर उस टाइम लॉकडाउन भी लग गया था, ठीक है। तीसरा, एक और पास में, चलो धन्यवाद, है ना। और फिर हाँ, और तीसरा रीज़न ये था कि मुझे, मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है कोचिंग को लेकर, पढ़ाने को लेकर। तो मेरे को ये था कि अगर मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है तो मुझे खुद ना खुद ये इंटरप्रिटेशंस करनी पड़ेंगी और चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कोचिंग के साथ में भी हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, आप हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, है ना। बहुत बच्चे गलत इंटरप्रेट करते हैं कि हम कोचिंग में जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, है ना। कोचिंग आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करा देगी, एक आपको पाथ दिखा देगी, रास्ता दिखा देगी कि आपको बच्चे ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। उससे बहुत ईज मिलती है। जैसे मुझे सब कुछ मेरे खुद से सोचना पड़ा कि कई बहुत बार गलतियां करनी करी, है ना। मैं एक गलती बताऊंगा आपको, इसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हुआ, नहीं मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता। तो शायद मैं किसी कोचिंग में जाता तो शायद मैं वो गलती नहीं करता। लेकिन मेरे को पता था, जैसे मेरे से रहना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर मैं दिल्ली जाता तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती, है ना, एडजस्टमेंट्स करने पड़ते। तो और आप बहुत लकी हो कि आपको सीकर में फैसिलिटीज़ मिल रही है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की। आज से 2-3 साल पहले सीकर में कुछ नहीं था, है ना। कोई भी फैसिलिटी नहीं थी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। आपको या तो फिर जयपुर जाओ या फिर आप दिल्ली जाओ, यही ऑप्शंस बचते थे आपके पास में, है ना।
कोचिंग करने के फायदे जैसा मैंने बताया, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको मटेरियल मिल रहा है, आपको हाथ पांव नहीं मारने पड़ते हैं। जैसे आप जो भी सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं उनको ऑप्शनल की तैयारी करनी होगी, ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है अलग से, उसकी यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है ना कि आपको कोई एक बुक नहीं मिलेगी कि ये बुक पढ़ लोगे तो आपका ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जगह जगह से मटेरियल कलेक्ट कर करके आपको अपना सिलेबस तैयार करना पड़ता है। तो अगर आप कोचिंग करते हो तो आपको वो बेनिफिट्स होंगे कि आपको एक पर्टिकुलर कंटेंट मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, रेगुलरली आपको टेस्ट मिल जाएंगे, टेस्ट की सिग्निफिकेंस में मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग नहीं करनी है, और बुक्स मैंने मंगवाई सर्च करके ऑनलाइन की कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वो ऑनलाइन आ गई। फिर मेरा टारगेट था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है ना। एक आप लोगों में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी चीज़ होगी कि एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट देकर देखेंगे कि ये एग्ज़ाम कैसे काम करती है, फिर एक सीरियस अटेम्प्ट देंगे। ये दिमाग में कभी मत रखना। सिविल सर्विसेज एक लूप है, लूप इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। वो एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट देकर देखेंगे, उस चक्कर में फिर वो कभी निकल नहीं पाते हैं इससे। इस सिविल सर्विसेज को तो आप हमेशा इसी तरीके से हिट वाला जो होता है ना कि मैं जाके हिट करूंगा सामने से, वो ही अपनी वो पर्पस रखना कि मुझे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही निकालनी है। अगर फंस गए ना तो आप क्या बता रहा हूँ, इससे निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। सिविल सर्विसेज से निकल नहीं पाते हैं बच्चे। पहली बात तो ये होती है कि ये इसकी एस्पिरेशन जब बना लेते हैं तो फिर वो दूसरी सर्विसेज के बारे में सोचना बंद ही कर देते हैं कि मैं कांस्टेबल नहीं बनूंगा। जो आप सोच के देखिए आईएएस आईपीएस आईआरएस बनने की सोच रहा, फिर कांस्टेबल बनने खुद ही नहीं चाहता है। फिर वही अभी मैंने डिलेमा की बात करी। तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही क्लियर करने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छा स्टार्ट मिल रहा है। आप शायद ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, है ना, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के साथ आप एग्जाम दे सकते हो, और 2 साल मोर देन इनफ होता है इस एग्जाम के लिए। और जितना लंबा खींचोगे उतना ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो मेरा टारगेट रखा फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना था 2021 मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के साथ में। उसमें लकीली मैंने प्रीलिम्स पास कर दिया, अनलकीली मेरा मेंस पास नहीं हुआ था। मेंस मेरा 13 नंबर से रहा था। वो एक फेज था कि मुझे बुरा लगा कि यार मेरा मेंस नहीं हुआ, जबकि मैंने तैयारी करी, खूब अच्छे से करी थी। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम था लेकिन मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले ही, है ना। लेकिन लकीली मैं खुश इस बात को लेकर था कि मैं सिर्फ 13 नंबर से रहा हूँ, है ना। इसका मतलब मैं बहुत पास हूँ कट ऑफ के, और कट ऑफ के पास होने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा और एफर्ट डालूंगा, मैं कट ऑफ पास कर जाऊंगा, कट ऑफ के आगे निकल जाऊंगा, है ना। जैसा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ, फिर 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा मेंस अच्छा गया, इंटरव्यू अच्छा गया, और प्रीलिम्स मेरा हर बार निकला है। मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक, तीनों बार मैंने प्रीलिम्स पास किया, और प्रीलिम्स मैंने बहुत अच्छे मार्जिन से पास किया है। मेरे लगभग प्रीलिम्स में 1.5 गुना नंबर आता है। जैसे कट ऑफ अपनी जाती है 85-90 के आसपास, और मेरे स्कोर रहता है प्रीलिम्स में 130 के आसपास। तो प्रीलिम्स मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पहले तो मैं आपको प्रीलिम्स की सीरियसनेस बताता हूँ। प्रीलिम्स कितना सीरियस एग्जाम है। अपन प्रीलिम्स को क्या है, एक ट्रांजिटरी फेज की तरह लेते हैं कि ठीक है प्रीलिम्स करना है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, फिर अपन मेंस पर इंटरव्यू पर ध्यान देंगे। मेरे 2022 बैच में हम सिलेक्टेड 933 कैंडिडेट्स हैं, है ना। उनमें से लगभग 694 कैंडिडेट्स ने हमने वापस से प्रीलिम्स दिया था, जिनको मतलब जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस की सर्विस नहीं मिली थी। किसी की आईपीएस होती है, किसी की आईआरएस होती है, किसी की आईएएस फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, वो सर्विस नहीं मिली, उन्होंने सबने एग्जाम दिया। 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट 694, उनमें से सिर्फ 238 का ही प्रीलिम्स पास हुआ है। समझ रहे हो सीरियसनेस प्रीलिम्स की। 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी 30-40% ही प्रीलिम्स पास कर पा रहे हैं अगले साल, है ना। फिर उनमें से भी कुछ बच्चे मेंस में रह गए। तो प्रीलिम्स को बहुत सीरियस लेकर चलना। धीरे धीरे प्रीलिम्स का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। आप 2 साल बाद में जब एग्जाम दोगे तो मे बी और पैटर्न्स चेंज आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि तब भी हम एक इंटरेक्शन रख लेंगे। मेरे से जो हो सकेगा मैं शेयर करूंगा। तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स पर ध्यान दीजिएगा। और प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रीलिम्स के लिए, आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं। फंडामेंटल्स का मतलब कि प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 1-2 साल से चेंजेस आते जा रहे हैं। ये सब एग्जाम्स के बारे में है बेसिकली। सीयूटी में भी चेंजेस आ रहे हैं और सब में आ रहे हैं, तो आप भी प्लीज इसको ऐसे मत लीजिए कि सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं जो मतलब नहीं आने होते हैं बच्चे को। एग्जामिनर को भी पता है कि किसी कैंडिडेट को नहीं पता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी साल क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन था कि गिलहरी खाना छुपाती है, जमीन में गाड़ती है, या फिर क्या करती है। अब कितना ही पता होगा कि गिलहरी कैसे करती है, अपन कितने जानवरों का ध्यान रखेंगे,
नहीं पता होता है ना ऐसे क्वेश्चंस। पर उन क्वेश्चंस की वजह से क्या है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कैंडिडेट्स को स्ट्रेस हो जाता है कि यार मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, उस प्रेशर को हैंडल करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ना। तो वो क्वेश्चन छोड़ने के ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स के लिए आप अपने फंडामेंटल्स पर काम करिएगा। फंडामेंटल्स क्या हो गए, अगर आपके पॉलिटी में से, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटी का एग्जांपल लेता हूँ, पॉलिटी में बेसिक हमारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है हमें सारा का सारा। उस कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन या फिर आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि जब आप अपने बेसिक सिलेबस करो ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब, तो आपके फंडामेंटल्स पर बहुत ध्यान देना, उनको थोरोली उनको कवर करना। अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना अजीब अजीब से कि गिलहरी खाना छुपाती है कि क्या करती है ना, उनको आप इजीली इग्नोर कर पाओगे। आपको हर पेपर में फंडामेंटल से इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप इजीली प्रीलिम्स पास कर लोगे, है ना। वो तो, और घबराहट नहीं होगी फिर तो आप अपने, और तो पेपर देखकर ऐसा मत सोचना कि मैं सब कुछ पढ़ लूं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, सबके पास सब ज्ञान नहीं होता है। आप 1 साल 2 साल के अंदर ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया भर का ज्ञान ले लोगे। इसलिए हमें स्मार्ट स्टडीज करनी है, हमें स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है, पर्टिकुलर तरीके से पढ़नी है, हमारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करने हैं, ताकि हम हर एग्जाम को अप्रोच कर पाएं। एक पर्टिकुलर कंटेंट को अप्लाई करना होता है हमें एग्जाम में, सबको सब कुछ नहीं आएगा, ये बात बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये सारी एग्जाम से रिलेटेड है। इसलिए हमें बेसिक्स पढ़ने हैं, और जो चीजें हमें मिलती हैं उतना पढ़ लीजिए, उनमें क्लियरिटी लेकर आनी है, फिर हमें एग्जाम में उसको अप्लाई करना है। वो एग्जाम एप्लीकेशन का क्या होता है, एग्जाम का वो प्रेशर भी हैंडल करना है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस अटपटे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको कैसे डील करना है ना। तो वो सब कब होगा, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर कंटेंट होगा और हमने क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करी होगी। मैं भी बोल रहा था कि प्रीलिम्स, वो जो टेस्ट सीरीज होती है उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस होता है। टेस्ट सीरीज हमें सिखाती है कि हमें कितने टाइम में पेपर करना है, क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चंस के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, हर एग्जाम में पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न समझने पड़ेंगे, और वो तभी समझ में आएंगे जब हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो पेपर्स में कभी कमी मत रखना। सर जितना सिलेबस आप करवाओ इनको, पेपर्स बच्चों से लगवाना ही लगवाना। आप मान के चलिए आपका 70% सिलेबस अगर हुआ है ना, लेकिन अगर आपने पेपर्स अच्छे से लगाए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने प्रीलिम्स के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले 100 मॉक टेस्ट लगाए थे, 100 से ज़्यादा, है ना। उसका मेरे को फ़ायदा क्या मिलता है, 2022 में मेरा इंटरव्यू था, मतलब 2022 सिविल सर्विसेज का मेरा इंटरव्यू 8 मई को इंटरव्यू था, 8 मई को, और 28 मई की प्रीलिम्स थी, मतलब मेरा बहुत लास्ट में जाके इंटरव्यू हुआ था। 23 मई को रिजल्ट आया तो सिलेक्शन हो गए, तो उसकी वजह से भी टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन मेरे को था कि मेरे को वापस प्रीलिम्स लिखना ही है, फिर भी मेरा प्रीलिम्स पास हो गया। जबकि मैंने अभी बताया आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट 60% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेरे बैच को का प्रीलिम्स पास नहीं हुआ था। उसके पीछे रीजन ये था कि मैंने पहले अच्छे से मेहनत की हुई थी, मैंने मेरे बेसिक्स क्लियर कर रखे थे, तो उससे मेरे को आसानी हुई। मतलब प्रीलिम्स को पेपर देखकर मुझे डर नहीं लगा, मेरे को था कि कहीं से भी क्वेश्चन आए, मुझे मेरे बेसिक से 60-70% क्वेश्चन उस पेपर में मिल जाएंगे, वो मैं कर दूंगा और फिर पास हो जाएगा। अपने को कितने नंबर चाहिए होते हैं, आप सोच के देखिए, 200 नंबर का प्रीलिम्स का पेपर होता है, अगर आपके 85 नंबर आ रहे हैं, 85 नंबर, आप प्रीलिम्स पास कर रहे हो, तो कितने परसेंटेज हो गए सर, ये 40-42% हो गए ना, 42-43%। मेंस में क्या होता है, मेंस में 2025 नंबर का सारा होता है ना, 1750 के आसपास शायद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू का मिलाकर, है ना। कितने नंबर चाहिए सोच के देखिए, 1000 नंबर आ जाएंगे ना आपके मेंस में, 1000 नहीं आते हैं तो आप टॉप 10 रैंक में हो, मतलब 50% से भी कम में आप टॉप 10 रैंक में आ रहे हो, सोच कर देखो, है ना। तो हमें बहुत स्पेसिफिक थोड़ा कंटेंट चाहिए होता है, हर एक चीज की एक एक किताब पढ़िएगा। बहुत बार क्या होता है, हम एक से एक चीज पढ़ रहे हैं, मान लो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, वो पढ़ रहे हैं, किसी और ने आपको गाइड कर दिया कि नहीं ये बुक अच्छी नहीं है, आप दूसरी बुक पढ़ लीजिए। कभी मत करिए ऐसा, अपनी एक किताब पर अपना विश्वास करिए, अपने टीचर्स पर विश्वास करिए, बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस एक किताब को अच्छे से कर लीजिए। जो खराब से खराब किताब आपको मिलती है ना, उस खराब से खराब किताब में भी इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो भी आप कर लोगे तो भी आप सिविल सर्विसेज पास कर दोगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि एग्जाम पास नहीं होता है। अपने दिमाग में जो इनर्शिया हमारी सोसाइटी ने डेवलप कर रखा है ना कि यार ये एग्जाम तो पास नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जैसा मैंने बताया 20-25 हज़ार बच्चों के बीच में ही कंपटीशन है। आपको उन 20-25 हज़ार बच्चों में इतनी जगह बनानी है,
वो 6 लाख 12 लाख वो छोड़िए, वो बेफालतू का वो क्या बोलते हैं, वो खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो रेलेवेंट नहीं है। तो उनको कभी मत देखना, आप सिर्फ 20-25 हज़ार बच्चों को देखना। तो ये सब बात मैं आपको इसलिए बता रहा था कि मैं पढ़ाई छोड़कर 60-60% और मेरे ग्रेजुएशन में भी 50% ही हैं। अभी इस साल मेरी मास्टर्स खत्म हुई है, उसमें भी मेरे 50% ही हैं, है ना। तो आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए आपको 90+ वाला स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है ना। पढ़ाई छोड़कर भी आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो, आपके 50% है 60% है तो भी आप सिविल सर्विसेज कर सकते हो। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में कोई इनर्शिया मत रखना कि हम कोई एग्जाम, यार मेरे कोई 90% वाला कैंडिडेट है, मेरे 80% ही है, तो मैं इससे ज़्यादा कैसे करूँगी या फिर करूँगा। ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए अपने दिमाग से इनर्शिया एकदम निकाल दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। सेकेंड अटेम्प्ट में कितने बच्चों का सिविल सर्विसेज क्लियर होता है आपको पता है? आपको मुश्किल से 2-5% बच्चे मिलेंगे, लगभग सारे 5th अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन होता है ना। तो अगर आप मेहनत करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको आपके रिजल्ट्स पर जरूर दिखेगा। ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि आप पर्टिकुलर को दिल्ली जाकर पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको जहाँ क्वालिटी मिल रही है ना वहाँ पढ़िए, यहाँ आपको टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ आप पढ़िए। आप और आपको मेहनत खुद से भी देखो करनी पड़ेगी। टीचर आपको एक गाइड कर सकता है, टीचर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी, आपको कोई डाउट हो वो आपके सोल्व कर सकता है, लेकिन टीचर आपको बैठाकर सब कुछ वो रटा नहीं सकता। इस एग्जाम में रटने से कुछ नहीं होना है, रटकर कोई बच्चा पास नहीं होता है और रटकर क्वेश्चन भी नहीं आएगा इस एग्जाम में, है ना। आपको अगर किताब दे दी भी जाएगी ना, आपको पता है मैं एक दिन अपन बात कर रहे थे, हमारा मेंस लगता है ना उस टाइम सर आप फोन ले जाओ अंदर, कोई मना नहीं करेगा आपको, कोई आपकी चेकिंग नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। 2021 का जो मेंस बता रहा था ना 2000 जनवरी की 2022 में लगा था, तो इतनी सर्दी थी हम कंबले ओढ़ ओढ़ कर मेंस लिख रहे थे और कोई चेक नहीं करता है। जैसा ये यहाँ ये टीचर की पुलिस की एग्जाम्स में होता है ना कि आपकी कपड़े खुला खुला कर चेक कर रहे हैं, आप फोन ले जाओ, आप लैपटॉप ले जाओ, कोई नहीं देखेगा आपको। उसके पीछे रीजन पता है क्या है? आपके सामने किताब होगी तो भी आपको कोई आंसर नहीं मिलना है। रीजन कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको दिमाग लगाकर उनका एप्लीकेशन करना है। क्वेश्चन ये नहीं है कि आप ये बता दो कि ताजमहल कहाँ है, इस टाइप के नहीं आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, है ना। फिर आप उसका सोल्यूशन आप निकालिए। तो आपको कहीं किताब में सोल्यूशन नहीं लिखा हुआ था। सोल्यूशन फॉर एग्जांपल आपको केस स्टडी मिल जाएगी कि आप सीकर के आपको डीएम बना दिया गया। फॉर एग्जांपल आप डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सीकर के, और सीकर में मान लो वेस्ट मैनेजमेंट का इश्यू है, तो आप कैसे करोगे, है ना। वो आपको आंसर कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इस एग्जाम में एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। सिर्फ आप कंटेंट रट कर कोई भी एग्जाम पास नहीं होगी, सिविल सर्विसेज पास नहीं होगी आपसे, है ना। इसलिए दिमाग का एप्लीकेशन करना आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम सर। उनका सबसे बड़ा स्टेटमेंट क्या है? वो खुद बार बार कोट करते हैं। उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर, उस बुक में वो बार बार एक लाइन रिपीट करते हैं कि ह्यूमन का, इंसान को सबसे अलग चीज क्या बनाती है जानवरों से? खाना जानवर भी खाते हैं कि नहीं खाते, है ना। और खेलना कूदना ये सब जानवर भी करते हैं, लेकिन हमें जानवरों से अलग क्या चीज बनाती है? हमारी सोचने की, थिंकिंग कैपेबिलिटी। तो वो ये बोलते हैं कि ह्यूमन का सबसे बड़ा एसेट क्या है? एसेट का मतलब एसेट का क्या हो गया हिंदी है? संपत्ति क्या होती है? हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी, है ना। हमें उसे एनरिच करना है, सोचना शुरू करिए, बार बार हर चीज के बारे में सोचिए। आपके पास में कुछ भी आ रहा है, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका एप्लीकेशन करिए। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लासेस आपकी लगती होंगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे। मान लीजिए आपने आर्टिकल 19 पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। आर्टिकल 19 ये बोलता है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन आपका हक है, मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट दिलाता है। आपको स्कूल से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डायरेक्ट इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है उससे इंफॉर्मेशन मांगिए। आपको स्कूल, आपका इंस्टीट्यूशन आपको इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकता, ये आपका हक है। आप सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, आपको सरकार मना नहीं कर सकती कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये आपका हक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हक दिया है ना। तो उसको सिर्फ एक वो आर्टिकल पढ़कर, सिर्फ 2 लाइन का आर्टिकल है वो, है ना। 2 लाइन पढ़कर खत्म मत करिए उसको पढ़ने के बाद में सोचिए कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि मान लो आपने एग्जाम दिया, किसी चीज़ का एग्जाम दिया, या फिर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, है ना।
और आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे लाइसेंस का क्या चल रहा है, तो आप उस डिपार्टमेंट से फोन करके, उनके एक पर्टिकुलर कॉल सेंटर का नंबर होगा, आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे और आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उनको, है ना। आप आरटीआई एक्ट के अंदर आरटीआई पोर्टल के ऊपर डाल सकते हो कि किसी भी डिपार्टमेंट के लेकर कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। सोच के देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक किया नहीं होगा, लेकिन है। आप आज यहाँ लड़के लड़कियां सब बैठे हैं, तो ये किस वजह से है? किसी को पता है? कोई गैस करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहाँ प्रोवाइड कराता है कि लड़के लड़कियां को सबको बराबर अधिकार मिलेगा? कौन सा आर्टिकल है? वेरी गुड। तो आर्टिकल 14 ने हमें बताया है कि लड़का हो, लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, थर्ड जेंडर हो, फोर्थ जेंडर हो। आपको पता है टोटल कितने जेंडर्स हैं दुनिया में? 3। कितने? 72 जेंडर्स हैं पूरी दुनिया में। समझ सकते हो? हम बाइनरी में नहीं देखना चाहिए हमें। साइंटिफिकली दे आर प्रूवन दैट देयर आर 72 जेंडर्स इन वर्ल्ड, दे एग्जिस्ट, है ना। सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन। तो सबको समानता क्यों है? क्योंकि हमें हमारा आर्टिकल 14 ये हक देता है ना। हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कास्ट क्या है, वो सब अलग चीज है। हमें हर चीज में बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, कितनी अच्छी बात है। आपने उसको अप्लाई करके देखा हुआ है लाइफ में। तो कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें, है ना। जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, हमेशा जिंदगी में काम आनी है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करने तक ही काम आएगी, आगे भी काम आएगी। आप अच्छे पढ़े लिखे हुए होंगे, आपके पास वेल रिसोर्स्ड कंटेंट होगा ना, आप 2 लोगों के बीच में बैठ के बात करोगे ना, आपकी पर्सनैलिटी अलग दिखेगी। समझ रहे हो इस बात को? और ये हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, और लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज पर्सन होता है ना। नॉलेज की हमेशा रेस्पेक्ट होती आई है, सिर्फ आज की बात नहीं है। आप सोच के देखिए, आचार्य चाणक्य को क्यों जानते हैं? चाणक्य कोई ऐसा तो नहीं थे ना कि उन्होंने युद्ध लड़ा था, उन्होंने युद्ध जीता था, नहीं। वो अपने नॉलेज के बेसिस पे जाने जाते थे। आप बहुत सारे पुराने टाइम के वो निकाल लीजिए, थिंकर्स निकालिए, थिंकर्स को जानते हैं, राजाओं को कम जानते हैं। हमें बहुत सारे राजाओं का नाम नहीं पता होगा, है ना। अब गुप्त वंश का लास्ट कौन सा राजा था, लगभग बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। लेकिन हम हमारे थिंकर्स को जानते हैं, जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, जिन्होंने नॉलेज जनरेट किया था वो पढ़ते हैं, उनको हम जानते हैं। इसलिए नॉलेज की हमेशा रेस्पेक्ट होती है। तो नॉलेज को उस पर्सपेक्टिव से लीजिए। फिर एक चीज आती है लाइफ और वर्क के बैलेंस की, कि हम पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस भी होता है, लाइफ की बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, खेलना कूदना सब उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आपको पता है एक दिन में दुनिया, इसमें पूरे इंडिया में रिपोर्टेड केसेस स्टूडेंट सुसाइड के कितने हैं? 36। एक दिन में रिपोर्ट होने वाले बच्चे जिनको जो सुसाइड करते हैं इंडिया में, वो 36 हैं। सोच के देखिए, आप और हम जैसे कैंडिडेट सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारी एज थोड़ी सुसाइड करने की, सुसाइड करने की कोई एज नहीं होती है वैसे। लेकिन इस टाइम पर जब हम मेंटली बहुत रिलैक्स होते हैं, मेंटली सबसे अच्छी स्टेट में होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उस एज में हम सुसाइड कर रहे होते हैं। कितनी गलत बात है ना। रीजन क्या है? कि हम चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हम चीज़ों को, जो एक्सपेक्टेशंस हम खुद के लिए बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो फिर मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और मेहनत कई बार करते हैं, वो फ्रक्टिफाई नहीं होती है। उसके पीछे रीजंस होता है, सिर्फ आपकी कमी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस होते हैं। तो जब तक वो है, तो हम वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है, तो हम उस स्ट्रेस जनरेट कर लेते हैं कि यार मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है, देखो, है ना। आपकी लाइफ है, आप लास्ट में आपसे 10 साल बाद में आप रियलाइज करोगे आपकी लाइफ के बारे में आप ही सोच रहे हो, और आपको ही सोचना है, और कोई कुछ नहीं सोचता है, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। माँ बाप ये 10-15 साल और बता देंगे, उसके बाद में माँ बाप भी अपनी उस पर ध्यान देंगे, उम्र पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो किसी के कोई क्या सोच रहा है ये सोचकर लाइफ खत्म करना कोई भी वो सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना जरूरी होता है। खुद को खुश रखिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है ना वो करिए। आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, आप देखिए। आपको इंस्टाग्राम चलाना अच्छा लगता है, आप करिए। अच्छे दोस्त रखिए अपने पास में, है ना। जरूरी नहीं होता है कि हम पढ़ाई करें तो सिर्फ कमरे में बंद करके पढ़ाई करें, जरूरी ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर आप सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। हमें सोसाइटी से कनेक्टेड हमेशा रहना चाहिए। कोई भी आपको अगर ये बोलना है ना कि सिर्फ कमरे में बैठकर बंद करके पढ़िए, गलत बात है ना। सोशलाइज करना, जो आपको अच्छा लगता है वो हमेशा करिएगा आप, ठीक है। बाकी सिर्फ एग्जाम के रिगार्डिंग, सारी एग्जाम्स के रिगार्डिंग में कहूँगा आपका एक चीज़ और कई बार हम मिस क्या करते हैं, हम सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सारी एग्जाम्स में ये होता है,
बच्चे मेजोरिटी ऑफ द को ये है कि इसमें पॉलिटी आएगी, इसमें मैथ्स आएगी, इसमें रीजनिंग आएगी, फिर उसकी किताब लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर एग्जाम के लिए आपको एजेंसीज होती हैं, वो सिलेबस प्रोवाइड कराती हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आप ये पढ़िए। आप खुद को वहीं तक स्टिक रखिए, क्योंकि पेपर में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो सिलेबस में लिखा हुआ है उससे बाहर कभी नहीं दे सकती है कोई भी एजेंसी। अब यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं, क्या होता है, यूपीएससी का सिलेबस हम सोचते हैं कि बहुत ब्रॉडर है, बहुत ब्रॉडर नहीं है। 70-75 टॉपिक ही हैं जीएस में। आप सोच के देखिए, एक टॉपिक को आप 2 दिन भी पढ़ लोगे ना तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 75 टॉपिक करने हैं, तो आप 150-200 दिन में आप पूरा सिलेबस कर सकते हो यूपीएससी का, जीएस का जो सिलेबस है वो। समझ रहे हो इस बात को? तो जो भी सिलेबस है वो पढ़िए। हर एग्जाम का, आपकी सीयूटी का भी कोई ना कोई पर्टिकुलर सिलेबस होता ही होगा सर, है ना? उस सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस में जरूर हर चीज पर ध्यान देना होता है कि हर हर जो वर्ड होता है, वर्ड का मतलब होता है, फिर उससे ही इंटरप्रेट करके वो पेपर बनाते हैं, है ना? तो सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए। सिलेबस रखोगे तो आप डाइवर्स नहीं होगे कि यार ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये सब नहीं करना है ना? सिलेबस रखिए, उसको फिर उसको जो भी कंटेंट है उसका वो कलेक्ट करिए, नोट्स बनाइएगा। मतलब कुछ बच्चों में नोट्स बनाने की आदत नहीं होती है, वो गलत आदत होती है ना? क्योंकि हमें रिवाइज हमेशा करना पड़ता है। कोई भी इंसान का दिमाग ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार पढ़ लिया वो हमेशा याद कुछ नहीं रहता है। बार बार हमें रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो नोट्स बनाइएगा अपने सिलेबस के। फिर क्या बोलते हैं, हाँ, और स्पेसिफिक फिर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी दीजिएगा। टेस्ट दीजिए, सिलेबस रखिए और प्रिसाइज रखिएगा। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना है खुद को। लिमिटेड जितना सिलेबस में पूछ रहा है उतना ही कंटेंट आपको करना चाहिए, है ना? तो और एप्लीकेशन बेस्ड, जब तक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको वो कंटेंट एग्जाम में बैठकर अप्लाई करना नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो कंटेंट को अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एग्जाम में आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जब यूपीएससी के मेंस जो बच्चे लिखेंगे ना आगे चलकर, हमें मान लो अपन ग्रेड लेते हैं कि मुझे 100 चीज़ें पता है ना? एग्जाम में 20 चीज़ें भी अप्लाई नहीं होती हैं। ये बात आप जब दोगे मेंस तो आप रियलाइज करोगे। हमें 100 चीज़ें पता है तो 20 चीज़ें भी अप्लाई नहीं होती हैं। उस टाइम हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं, इतना प्रेशर होता है ना टाइम का और एग्जाम का। तो आप सोच के देखिए, इतना सिलेबस है, उसमें से 100 चीज़ें आपको याद रही, आपने पढ़ी, उसमें से 20 ही अप्लाई हो रही हैं, और 20 अप्लाई होने के बाद में मेरा सिलेक्शन हो रहा है। अब बताइए, ज़्यादा मुश्किल है एग्जाम? असंभव नहीं है। समझ रहे हो? बाकी जो डिसिप्लिन चाहिए होता है एग्जाम के लिए वो आपको रखना पड़ेगा। परसेवरेंस रखना पड़ेगा। परसेवरेंस का मतलब क्या होता है कि आज नहीं तो कल मेरे को मिलेगा जरूर। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो जरूर मिलेगा, ठीक है? तो मेहनत करते रहना है। कई बार फेल होते हैं, जैसे मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट का सोचा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होना है, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन भी करी, प्रीलिम्स भी पास हुआ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को निराशा की तरह नहीं लेना चाहिए कभी। इस बार नहीं तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं तो अगली बार होगा, है ना? तो वो ही बात है, परसिवरेंस रखना पड़ेगा और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यार एक मौज मस्ती पर उतर आए हैं तो बस मौज मस्ती ही कर रहे हैं, है ना? बीच बीच में करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करिए, अपनी हॉबी को परस्यू करिएगा हमेशा, है ना? लेकिन पढ़ाई कंटिन्यूटी रखिएगा। पढ़ाई हमेशा ज़िंदगी में काम आनी है आपके। ऐसा कोई भी फेज नहीं होगा ज़िंदगी में जब आपको पढ़ाई काम में नहीं आएगी। आगे आपकी ट्रेनिंग्स होंगी तो भी आपको यही चीज़ें पढ़नी है। तो आप पहले पढ़ के जाओगे तो आपको ट्रेनिंग में फिर बहुत मज़ा आएगा। समझ रहे हो? तो अब आपको जो भी किसी को कोई क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन गुडी साहब कब एड्रेस करेंगे? किसी को सिविल सर्विसेज के बारे में या फिर एग्जाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, स्पेसिफिक जो भी आपकी किसी। जी बताइए सर। मुझे 3-4 क्वेश्चंस हैं। आपने सबसे पहले तो बोला कि आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ मिस्टेक्स कमिट करी, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके बारे में थोड़ा इलैबोरेट करें। और सेकंड चीज़ कि मैंने सुना है कि एनसीईआरटीज़ जो 6 से 12 तक की होती हैं, जियोग्राफी में जैसे मैंने सुना है कि जीसी लियोंग के साथ साथ अगर आप 6 से लेकर 12 की जियोग्राफी रट लें तो फिर आपका मतलब बेस क्लियर हो जाता है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना है। और इस बात में जैसे आपने बताया कि एप्लीकेशन बेस्ड बहुत कुछ होता है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, तो मेरा ये है कि मैं चीज़ें याद अच्छे से कर लेती हूँ जैसे, बट इनोवेटिव जो सोल्यूशन सोचने पड़ते हैं उस फ्रंट पे मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। तो उससे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब मैं सोल्यूशन बता दूंगी लेकिन वो प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं होता है। और चौथा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने सेल्फ स्टडी करी थी तो आपने बोला कॉन्स्टिट्यूशन से आपको खुद से इंटरप्रेट करना पड़ा था,
तो अभी तक जैसे मैंने 11th और 12th में देखा है, तो एनसीईआरटीज को भी इंटरप्रेट करते रहे काफी सारी एम्बिग्विटीज आ जाती हैं, तो मैं उनमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती हूँ। तो आपने वो इंटरप्रिटेशंस को सही कंक्लूजन्स कैसे निकाले? आपको कोई तो सोर्स चाहिए होगा हेल्प के लिए, तो आप उसमें थोड़ा एलैबोरेट कर दीजिए। थैंक यू। ये एक प्रॉपर सिविल सर्विसेज कैंडिडेट का क्वेश्चन है ना, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी पर आता हूँ। पहली बात तो 6 to 12th एनसीईआरटी बताई जाती है, कोई रेलेवेंस नहीं है 6 to 12th का। मैं आपको बताता हूँ, ये आप वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर, आप दीजिएगा बच्चों को। हिस्ट्री के लिए आप 6 to 12th तक की एनसीईआरटी पढ़िए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आप सिर्फ 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़िए, इससे ज्यादा मत पढ़ना इकोनॉमी के लिए। क्या बचा? जियोग्राफी। जियोग्राफी अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी कर ली, स्पेसिफिकली 11th क्लास की एक ब्लू कलर की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, है ना, वो बुक समझ लीजिए, आपकी ज्योग्राफी के बेसिक्स एकदम क्लियर हैं। जीसी लियोंग का सिर्फ नाम ले रखा है, जीसी लियोंग में सिर्फ लास्ट में जो क्लाइमेट का पोर्शन है, लास्ट का जो पोर्शन देखोगे ना जीसी लियोंग में, अलग अलग क्लाइमेट्स दे रखे हैं, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, ईस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट क्या होता है, ये कुछ 8 10 या 12 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, सिर्फ वो ही इंपॉर्टेंट है और जीसी लियोंग से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी की आप 9th 10th 11th 12th कर लीजिए। 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कोई खास रेलेवेंस नहीं है, लेकिन कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ना। वो जो फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है उसमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने भी लगे, वो बुक बहुत अच्छे से करिएगा, है ना। मैं बिल्कुल भी डेरोगेटरी नहीं हो रहा हूँ ये बोलते हुए, लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलूँगा कि दिल्ली में भी सर बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उस बुक के, समझ रहे हो बात को। उस बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो वहाँ के टीचर्स को भी नहीं पता है, और बहुत सारे टीचर्स को भी नहीं मिल जाएंगे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो उसको अच्छे से समझिएगा, वो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए आप एक 11th की किताब है, सिर्फ पॉलिटी के लिए 11th की एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, है ना, सिर्फ वो पढ़िए पॉलिटी के लिए, बाकी कोई भी एनसीईआरटी मत पढ़िए, कोई रेलेवेंस नहीं है। आप एम लक्ष्मीकांत कर लीजिएगा, आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सब्जेक्ट्स में आपके आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर आप नितिन सिंघानिया सारी बुक मत पढ़ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है सारी बुक पढ़ने का। उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, पेंटिंग वाला टॉपिक है ना, एक आर्किटेक्चर का टॉपिक है, वो टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह है, वो पढ़ लीजिएगा। एक कोइंस का टॉपिक है, न्यूमिस्मेटिज्म जो है ना, पुराने कोइंस हैं। एक लैंग्वेज का टॉपिक है, बस ये 4-5 टॉपिक कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा उस बुक का वो कुछ रेलेवेंस है नहीं। बाकी करंट अफेयर्स जो है आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग उस पर ध्यान दीजिए। ये जो एनवायरनमेंट का टॉपिक पोर्शन है आपका, वो उससे करंट अफेयर से हो जाएगा, उसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक मत पढ़ना। शंकर आईएएस की बुक बताते हैं, मत करना, कोई रेलेवेंस है नहीं उनका, ठीक है। अब आता हूँ आपके सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात बताई ना, ये बहुत धीरे धीरे आएगा। ये आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आज तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ूंगी और मेरे को आ जाएगा, एप्लीकेशन नहीं आएगा ऐसे। आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर आप इनोवेटिव चीज़ें सीखोगे। एक क्या होता है, नॉलेज कभी भी ऐसे उसमें एक वर्टिकल उसमें नहीं बढ़ता है, ऐसे एक्सपेंड होता है, जैसे ट्री एक्सपेंड होता है ना, वैसे। तो आप आज 2 चीज़ें पढ़ोगे, फिर 2 कल पढ़ोगे, वो दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें मिलकर 4 चीज़ हो जाएंगी, अलाइन हो जाएंगी। इसलिए उसको धीरे धीरे आपको एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी। आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन का मान लो आर्टिकल पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पता है कहाँ आएगा? करंट अफेयर्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या बोलते हैं, अभी थोड़ा टाइम पहले डिफेक्शन का चल रहा था कि जो ये डिफेक्ट करते हैं, मतलब आज नेता इस पार्टी में, कल नेता उस पार्टी में चला गया, तो वो जब पढ़ोगे उस टाइम आपको उससे अलाइन करना है कि उसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या है। अभी जो ये साइमल्टेनियस इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन का था, है ना, तो उसमें फिर आपको अलाइन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 172 क्या बोल रहा है। उस टाइम आपको वो पढ़ने पड़ेंगे और वहां से एप्लीकेशन आपको मिलेगी। आप सोच के देखिए, अगर आपका आर्टिकल 170 आपने पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन आपको क्लियर है, तो कौन सी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सब में आएंगे। बाकी जो गलतियां मैंने गलतियों का आपने क्वेश्चन पूछा था, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक गलती ये थी कि मैं यहाँ गाँव में बैठकर प्रिपरेशन कर रहा था, है ना, और मैंने प्रिपरेशन अच्छी कर ली थी, मेरे पास टाइम सफिशिएंट था, लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज गलत ले ली थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था, है ना, कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, कौन सी गलत है। तो वो मुझे बाद में जाके जब मेरा एक्सपोजर हुआ कोचिंग से, उनसे तब जाके पता चले। तो उस टेस्ट सीरीज की वजह से क्या हुआ, मेरे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें 400 स्कोर है फर्स्ट मेंस में,
400 स्कोर, इस बार भी मेरा 400 ही है, मतलब सिलेक्शन वाला स्कोर था। ऐसे में बहुत अच्छे नंबर थे। इंटरव्यू मेरा अच्छा, मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंटरव्यू पर, तो इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन मेरे ऑप्शनल के सब्जेक्ट में सिर्फ 200 नंबर आए, है ना। इस बार मेरे 300 नंबर हैं, तो 100 नंबर सीधे सीधे ऑप्शनल में पड़ गए ना। और वो था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज गलत ले ली थी। तो ऐसे मिसगाइडेंस, आप गलतियां करते हो जब आप खुद कर रहे हो। कुछ माइन्यूट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है ना, बार बार याद करनी पड़ती है। बाकी रटने वाली बात को आप हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन मेंस में, इंटरव्यू में आपको एप्लीकेशन बेस्ड ही मिलेंगे, है ना। रही बात प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स मुश्किल नहीं हो रहा है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स का सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि कैंडिडेट्स एलिमिनेशन जो मेथड होता था ना, उसके बेसिस पर जाते थे कि मेरे को एलिमिनेशन मेथड आता है, और उसके बेसिस पर सिलेक्ट होते थे वो, है ना। अब पिछले साल तो पूरी तरीके से ये कर दिया कि एलिमिनेशन मेथड हटा दिया। आपके एक क्वेश्चन का पूरा कंटेंट आता है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड वाला, ट्रिक्स वाला वो जो सिस्टम था वो बंद किया है। तो आपके अगर फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको पता है कि कोई कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, इन्फ्लेशन कैसे घटती है, इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, आपको क्वेश्चन आएगा। तो उसका सिर्फ पैटर्न चेंज किया है, प्रीलिम्स मुश्किल नहीं हुआ है। हेलो, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, मेरा नाम आशीष मीना है और मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज बैच का हूँ। और मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि प्रिपरेशंस के बाद तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बट अभी जैसे हमें मौका दिया है प्रिंस ने, कॉलेज के साथ साथ हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं हमारी यूपीएससी की, तो सबसे बड़ा मेरा ये इशू आता है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमने एक प्लान सेट कर लिया, हमको पता चल गया क्या आ रहा है, क्या सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है, बट वो तैयारी के टाइम के अंदर हम जैसे आज मैं बैठा, कल मैं बैठा, लेकिन फिर यही रूटीन जब कंटिन्यूअसली फॉलो होता है ना, तो एक वो ऑब्स्ट्रक्शन सा आता है हर बार बीच के अंदर। तो हॉस्टलर के अंदर ऐसा रहता है कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद घर जाना होता है, फिर वापस आते हैं ब्रेक से, तो वो रूटीन में सेट होने के अंदर टाइम लगता है। तो मेरे को ये पूछना है कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं ना, कि हम तैयारी नहीं कर पाते और बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है, तो उसको आपने कैसे टैकल करा, अगर आपके पास भी वो ओवर थिंकिंग आई थी। और सबसे सेकंड चीज मेरी है कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट डिफिकल्टी दैट यू फेस्ड इन योर प्रिपरेशंस एंड हाउ यू फेस्ड इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी के सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहले कॉलेज कंप्लीट करते हैं फिर चालू करते हैं। सबसे बेस्ट फेज यूपीएससी की, अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो ये ही कॉलेज का फेज होता है। वो 3 साल आप देखो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सर को भी पता है ना। ग्रेजुएशन का कोई खास रोल होता नहीं है। सर गलत कह रहा हूँ, है ना। अगर ग्रेजुएशन आप पूरे साल पढ़कर भी पास कर लोगे, और जैसे मैंने वो 7 दिन वाली वो किताब आती है 1 वीक सीरीज, वो पढ़कर भी पास कर लोगे, है ना। और आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपके नंबर आप पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि सर कॉपी चेक करने वाले इतने गलत तरीके से करते हैं ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है ना, और सोशियोलॉजी में मेरे 300 स्कोर है ऑप्शनल में इस साल। और 300 स्कोर का मतलब पता है, सोशियोलॉजी, पहली बात तो यूपीएससी की अगर आप कर रहे हो तो आपको पीएचडी के लेवल का ऑप्शनल तैयार करना पड़ता है ना। इसका मतलब मैंने पीएचडी के लेवल की तैयारी करी है। सोशियोलॉजी में 300 का स्कोर मतलब ऑल इंडिया में जितने भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के थे उनमें मैं टॉप 3-4 में हूँ, है ना। इसका मतलब बेस्ट ऑफ द स्कोर है ऑप्शनल का मेरे पास में। पिछले साल 2023 में मैंने मास्टर्स का सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया है, 50% आए हैं मेरे। सोच रहे हो बात को, मैं जिस सब्जेक्ट से मैं प्रिपरेशन करके यूपीएससी पास कर रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर ला रहा हूँ, और यहाँ मैं बहुत अच्छे से सीरियस होकर पेपर दे के आया हूँ, मजाक नहीं करके आया सर पेपर को, फिर भी 50% दे रहे हैं। या तो फिर वो टीचर मेरे को पागल समझता है ना। मैं बहुत अच्छे आंसर लिखे फिर भी नहीं चेक करते हैं ढंग से नंबर। तो ये बेस्ट फेज है, आपको बहुत अच्छा मौका मिला इन 3 साल में प्रिपरेशन करने का, और 3 साल मोर देन इनफ होते हैं। 2 साल बहुत होते हैं, 1 साल आप 3rd ईयर के साथ में एग्जाम दे सकते हो, है ना, अपीयरिंग में आप एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, आपने पूछा कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको जाना पड़ता है। आपके पास क्या टाइम सफिशिएंट है, 2 साल हैं, तो अगर आप बीच में 10 दिन 5 दिन घर जाके आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पता है, आप खुद को, दिमाग को एकदम अपसेंट मत होने दीजिए। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, है ना, वो आप सुनते रहिए, तो आपका दिमाग एक कंटिन्यूटी में रहेगा। आपकी छुट्टी भी हो जाएगी, दिमाग कंटिन्यूटी में रहेगा। और वो मतलब एक जो ब्रेक आता है ना, एकदम ब्रेक, अपन सडन ब्रेक ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हो 10 दिन घर जाकर, वो गलत होता है। फिर हमें वापस रिवाइव करने में टाइम लगता है। इसलिए घर जाओ,
तो आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा बैठिए, यूट्यूब चला रहे हो तो आप कुछ कंटेंट सुनिए। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, आप न्यूज़ सुनिए, अच्छी न्यूज़ सुनिए, है ना। एक स्टडी आई के नाम से चैनल है, उस पर एक प्रशांत धवन सर पढ़ाते हैं, है ना। उनके वीडियोज आते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोज हैं, आप पढ़िए। आप 1 साल 2 साल लगातार अगर उनकी वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोज पढ़ लोगे तो आपका जो जियोपॉलिटिक्स का, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे सारे, है ना। तो ऐसे घर जा रहे हो तो उसको आप कंटिन्यूटी में रख सकते हो। सिर्फ बुक ही तो नहीं पढ़ रहे हो ना, घर जाकर आप मोबाइल चला रहे हो, उसको तो काम में ले ही सकते हो। द हिंदू का एनालिसिस सुनिए डेली, है ना। बाइजूस का आता है और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनका एनालिसिस आता है यूट्यूब पर, तो वो सुनिए। उससे आप कंटिन्यूटी में रहोगे, आपको नहीं, आपकी छुट्टी पे हो जाएगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा ब्रेक आ जाएगा, है ना। दूसरा, गलत सोशलाइज मत करिए, पॉजिटिव सोशलाइज करिए। मैं प्रिपरेशन के टाइम पर मेरे कुछ दोस्त थे बहुत लिमिटेड, मैं सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करता था। मैं लगभग हर दिन या फिर हर दूसरे दिन उनसे बात करता था, है ना। तो दिमाग को थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब हमें अच्छा फील होता है, अपने दोस्तों से बात करते हैं। कभी 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से कभी कभी मन करता था तो उनसे मिलने भी चला जाता था, है ना। इससे क्या है, हमारा सोशलाइजेशन रहता है, आइसोलेशन नहीं होती है। आइसोलेशन बहुत बड़ी बीमारी है, आप मान के चलिए। आइसोलेशन का ही नतीजा होता है जो बच्चे सुसाइड करते हैं ना, वो मेंटली स्ट्रेस में आते हैं और स्ट्रेस में रहकर आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। जो मैं बता रहा था ना, यहाँ रटने का काम नहीं है। अगर आपको एप्लीकेशन सीखना है ना किसी कॉन्सेप्ट का, तो हमें बहुत अच्छे खुले दिमाग से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ेगा। आप इनोवेटिव चीजें तभी तो सोच पाओगे ना, कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, है ना। वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ ये नहीं होता ना, कचरा उठा के यहाँ से यहाँ डाल दोगे। आपको बीइंग अ डीएम आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करो। वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, फिर उसको इंसिनरेट करना है, उसका पायरोलाइसिस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करने हैं। आप पहले दिन से लोगों के ऊपर फीस लगाने लग जाओगे ना, कि भाई आपके घर से म्यूनिसिपैलिटी गाड़ी आएगी और वेस्ट कलेक्ट करेगी, लेकिन आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। लोग फिर वो कचरा देना मना करते चालू कर देंगे, है ना। तो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे रिसोर्सेज जनरेट करने के, तभी आपको अब मतलब जब तक आपका दिमाग रिलैक्स नहीं है ना, आप किसी चीज का एप्लीकेशन नहीं सीख पाओगे। तो रिलैक्स रखिए। फिर चैलेंज वाली आप एक बात पूछी, है ना। चैलेंज का यार बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको कंटिन्यूअसली करनी पड़ेंगी। मतलब कंटिन्यूअसली एक जो खुद से होता है ना, सेल्फ डाउट बहुत बड़ी चीज होती है। हमेशा सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं, है ना। और अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। मेरे पास कोई बैकअप है या नहीं है। बैकअप के बारे में भी आप सब लोग सोच सकते हो, बैकअप से बहुत हेल्प मिलती है। बैकअप के मैं आपको 1-2 सॉल्यूशंस बता देता हूँ जो सिविल सर्विसेज के कर रहे हैं। एक तो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम होती है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। मैं 2022 का ऑल इंडिया रैंक 4 हूँ CAPF का, असिस्टेंट कमांडेंट का। तो उससे मतलब मदद क्या मिलती है, मैंने वो ज्वाइन नहीं करी, लेकिन उससे मेरे को साइकोलॉजिकली मदद मिली कि यार मेरा इसमें नहीं भी होगा तो मेरे पास एक तो है ही बैकअप, है ना। तो इसलिए बैकअप का भी। और जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट की CAPF की एग्जाम दोगे, आपको एक सिंगल दिन एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल दिन क्या होता है, आपकी जो प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की है उससे ही आप असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम पास कर देते हो। और असिस्टेंट कमांडेंट को छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, गेजेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रेड A का ऑफिसर होता है असिस्टेंट कमांडेंट, है ना। आप हमारे एक कमांडिंग पोजीशन में हो, तो वैसे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको सोचकर चलिएगा, साथ में दे लीजिएगा एग्जाम। 25 साल की एज होती है, OBC की शायद 28 की हो जाती है। तो एक बैकअप के बारे में भी सोच के रखिएगा, उससे थोड़ा दिमाग रिलैक्स रहता है। बाकी यही है यार, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। मोबाइल फोन का वो इंस्टाग्राम की वो रील्स सब देखने लग जाते हैं, वो डिस्ट्रैक्शन है। रिलेशनशिप का डिस्ट्रैक्शन होता है। आप मेच्योर बच्चे हो, कोई भी छोटा नहीं है, है ना। रिलेशनशिप भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अगर आप अच्छे इंसान के साथ नहीं हो, है ना। तो और बाद में कभी कभी होता है कि दोस्त मेरे मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। इस एज में आती हैं, लेकिन आप मान के चलिए मैं आज 25 साल का हूँ, है ना। मैंने पिछले 3-4 साल इसी चीज में दिए जब मेरे दोस्त घूम रहे थे, है ना। लेकिन अब वो दोस्त उस मौज में नहीं है जिसमें मैं हूँ, है ना। मैं आराम से जब मेरा मन करता है तब मैं सो सकता हूँ, जब मेरा मन करता है तब मूवी देख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। और अब आगे जिंदगी में कभी नहीं आना है, क्योंकि मैंने 2-3 साल अच्छे से दे लिए लाइफ के। सिर्फ सिविल सर्विसेज का नहीं है, आप मान के चलिए हर एग्जाम का यही है। मैंने बताया ना, मैं 3 नौकरियां लगा था। एक वो SSC GD की थी, DRDO की थी, CBSE की थी। तो वो ही चीज इसमें थी, वो ही चीज उसमें थी, है ना। आपको कंटेंट चाहिए होगा, आपको उसको अप्लाई करना है। तो आप सिर्फ सिविल सर्विसेज का मत सोचिए,
है ना। और जो एक सर मैं एक चीज देखता हूँ कि बहुत सारे जो सीयूटी के लिए बच्चे होते हैं, आप में जनरल जो जीके का पोर्शन होता है उसको लेकर सब में ही बहुत डाउट होता है। तो क्यों डाउट करना, आप एनसीईआरटी करिए ना। अभी जैसे उनको एनसीईआरटी बताई, आप एनसीईआरटी कर लीजिए। एक सिंगल एग्जाम इंडिया में आज के दिन ऐसा नहीं है जो अगर आपने एनसीईआरटी कर ली और अच्छे से कर ली फिर आपका जीके के अंदर से उसका क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। एक सिंगल एग्जाम ऐसा नहीं है। तो आपका जीके का पोर्शन और एनसीईआरटी करने में पता है टाइम कितना लगता है, सोच कर देखिए। एक जो किताब होती है ना वो एक दिन में करने की होती है एनसीईआरटी की, उतनी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। एक पेज में मुश्किल से एक लाइन, 2 पेज में 2 लाइन, इतनी ही काम की होती हैं। तो एनसीईआरटी करने में टाइम नहीं लगता है और उसी में से सारे पेपर आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन न्यूज़पेपर पे, आपने जैसे बोला है डिस्ट्रैक्शन हर एक चीज़ में होती है, वैसे न्यूज़पेपर में भी तो डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर? सभी प्रेफर करते हैं इंग्लिश, क्यों सर? हिंदी में चल सकता है, वो इतना रिलेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये तो जैसे हमें सिर्फ न्यूज चाहिए, वो किसी भी मीडियम से आ रही है, किसी भी मीडियम में आ रही है, इंग्लिश में हो हिंदी में हो। अगर काम की न्यूज़ है, और काम की न्यूज़ पता है क्या होती है? जो भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हमारे कोई भी सिंगल रेलेवेंस नहीं है उस चीज़ का, है ना। स्पोर्ट्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जान सकते हो, सीयूटी में शायद क्वेश्चंस पूछ लेंगे स्पोर्ट्स से कि कौन सा कप क्या होता है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अदरवाइज स्पोर्ट्स की मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें, आईपीएल में कौन सा किसने मैच जीता वो किसी काम का नहीं है। एक तो होता है हर पेज में इकोनॉमी का पेज आता है ना, हर उसमें। तो इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है? एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आती है हर दूसरे महीने, है ना, वो हमें इकोनॉमी के पेज से पढ़नी चाहिए। आरबीआई की कोई रिपोर्ट आ रही है वो पढ़िए। आरबीआई बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाती है ना, जैसे स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, फिजिकल स्टेट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, वो पढ़िए, उस इकोनॉमी वाले पेज पर मिल जाएंगी। और किसी कंपनी के शेयर ऊपर गए, किसी कंपनी के शेयर नीचे आए, उनसे हमें कोई रेलेवेंस नहीं है। इंडिया का ट्रेड कितना है, किससे कितना ट्रेड है, डेफिसिट कितना है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये चीज़ें जिन जिन आर्टिकल में दी हुई हैं सिर्फ वो आर्टिकल पढ़िए। फिर दूसरा एक पेज आता है, वर्ल्ड अफेयर्स का पेज आता है, हर उसमें होगा, तो उसमें न्यूज़ पढ़िए कि इजराइल पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, तो जो डिस्कशंस चल रहे हैं, पीस टॉक्स चल रहे हैं, उसमें क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई अगर उसमें चेंज आया है तो ठीक है, नहीं आया तो नई बात है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के बारे में क्या कहा, हमें कोई मतलब नहीं है उस बात का, है। और फिर और क्या बचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे अभी एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वन नेशन वन इलेक्शन की, कोविंद का पैनल था उसका, है ना, तो उसकी फिर वो 10-15 दिन तक आर्टिकल्स आएंगे उसके बारे में, वो पढ़िए, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। एक जो आर्टिकल्स आते हैं ना, जो आर्टिकल्स के 2-3 पेज आते हैं हर उसमें न्यूज़पेपर में, वो पढ़िए। उसमें भी कई बार फालतू आर्टिकल्स आ जाते हैं, वो छोड़िए। बाकी लगभग 90% आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करते हैं। आज आर्टिकल किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के इंसान ने लिखा है, वो बता देगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों सही है। कल दूसरा आर्टिकल आएगा, वो उसके अपोजिट में बताएगा कि क्यों गलत है ना। तो ऐसे करके हमें बैलेंस करना पड़ेगा। देखो क्या होता है ना, कि सर ने बताया कि ब्यूरोक्रेट्स हमेशा परमानेंट होते हैं, हमें लेफ्ट लीनिंग जो पार्टीज होती हैं उनके साथ भी काम करना है, राइट लीनिंग जो पार्टीज होती हैं उनके साथ भी काम करना है, हमें बैलेंस बना के चलना है। वी हैव टू बी न्यूट्रल। और इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि इसका कोई आइडियोलॉजिकल बायस तो नहीं है। अगर आपका आइडियोलॉजिकल बायस है तो वो नुकसानदायक होता है इंटरव्यू में। तो हमें इस पक्ष का भी सुनना है, उस पक्ष का भी सुनना है, फिर हमारा एक बेसिक वो बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब वन नेशन वन इलेक्शन है, मुझे कोई पूछेगा, मैं बीइंग एन सिविल सर्वेंट, तो मैं उसके प्रोज भी बताऊंगा, कॉन्स भी बताऊंगा, फिर लास्ट में अगर मुझे मेरा पर्सपेक्टिव बताना है तो मैं बताऊंगा कि हाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कोई बदलाव लाने तो क्या लाने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू है, बार बार वो चर्चा में चलता ही आ रहा है, और वो चलता ही रहेगा जब तक आएगा नहीं, है ना। तो उसमें कि क्यों जरूरी है, कैसे लाना चाहिए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री, है ना। लॉज का सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना, जुडिशरी के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे, तो केसेस कम आएंगे, राइट टू इक्वलिटी होगा, है ना। बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं हमारे रिलीजन्स के, उनमें वुमन को एक सबऑर्डिनेट पर्सन दिखाया गया है, तो राइट टू आर्टिकल 14 को अपन रियलाइज करेंगे। आर्टिकल 44 में दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ना। जुडिशरी के लिए सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव्स भी कुछ है, क्योंकि हमारी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे अप्लाई करेंगे।
तो अगर मुझे एक पर्सपेक्टिव देना पड़े तो मैं ये दूंगा कि इसको वन गो में नहीं लेना चाहिए कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, उसको लॉन्च कर दिया, ठीक है अप्लाई कर दिया। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसको फेस टू फेस करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे पर्सनल लॉस में से चेंजेस हटा हटा के हमें टारगेट लेना चाहिए कि 5 साल 10 साल बाद में हमें एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जाना है, तो धीरे धीरे करके जाना चाहिए। मेरा मतलब ये फेज है। तो मैंने इस तरीके के भी आर्टिकल पढ़े, उस साइड के भी आर्टिकल्स पढ़े, फिर मेरा एक पर्सपेक्टिव बना लिया, है ना। तो ऐसे न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। वर्ल्ड अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, कौन ब्लॉकेड लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिक्स को छोड़ना है, इसने इसके बारे में क्या कहा, उसने उसके बारे में क्या कहा, वो छोड़ना है उसमें न्यूज़पेपर। और धीरे धीरे वो शुरू में नहीं आएगा, धीरे धीरे जाके आपको समझ आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने कोई कोचिंग प्रेफर नहीं की, तो आप जैसे गांव में रहकर अपने आप स्ट्रॉन्ग कैसे किया कि आप यहाँ पे रहकर भी, और जो दिल्ली में बच्चे रह रहे हैं मतलब कि उनसे कंपटीशन करने के आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? और जो यूपीएससी की जर्नी होती है उसमें ये मेंटल हेल्थ, जैसे सब कहते हैं मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तो इसका क्या रोल होता है? मतलब आपने खुद की गाइडेंस, खुद का शेड्यूल कैसे सेट किया? मैंने एक बात कही कि जो आपको अच्छा लग रहा है ना, साथ में वो करिए। अपनी हॉबीज को परस्यू करिएगा। आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़िए। कहानी सुनना अच्छा लगता है, सुनिए। मूवी देखना अच्छा लगता है, देखिए। जरूरी नहीं है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन सबके बस की बात नहीं होती है। मैंने भी सुना था, मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन क्या होता है ना कि आज से 10 साल पहले ह्यूमन का एवरेज कंसंट्रेशन पावर था 12 सेकंड का, कि हम 12 सेकंड तक ऑन एन एवरेज कंसंट्रेट कर पा रहे थे। अब मोबाइल्स में वो 5-5 सेकंड की रील देखकर हमारा कंसंट्रेशन लेवल 9 सेकंड तक आ चुका है सर, है ना। और धीरे धीरे ये मेरे को लग रहा है बंद ही हो जाएगा। तो जरूर आसान नहीं होता है मेडिटेशन करना, तो मेरे को लगा कि मेरे से नहीं होती तो मैंने नहीं करी, है ना। दूसरा होता है, आपने क्वेश्चन पूछा कि कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा। देखो क्या होता है ना कि आपकी लाइफ में आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से कि आप क्या करना चाहते हो, है ना, और आप खुद को कैसे सोसाइटी के लिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो। एक बात हमेशा मान के रखिए कि हम सब बोलते हैं कि एक सर मर्टन नाम से कोई सोशियोलॉजिस्ट है, उनका स्टेटमेंट है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं वो हूँ कि मैं समझता हूँ कि आप क्या समझते हो कि मैं क्या हूँ। समझ नहीं आया ना? सबने ऐसे ही हो जाइए ताली, तो मैं समझाता हूँ। मतलब कि मैं वो नहीं हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि मैं क्या हूँ। मैं मेरे बारे में जो पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, मैं वो नहीं हूँ, और मैं वो बनना भी नहीं चाहता हूँ, है ना। ये एक आइडियल स्टेट होती है कि हमें वो बनना चाहिए जो हम क्या समझते हैं। लेकिन देखो, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, वी आर ए सोशल एनिमल, ठीक है। तो हम कभी वो नहीं बन सकते हैं। हम वो हैं कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या समझती है, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, है ना। तो दुनिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम बनना चाहते हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है खुद की लाइफ से, आप क्या करना चाहते हो। एक टीचर भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, एक कांस्टेबल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, एक पॉलिटिशियन भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, बिजनेसमैन भी निभाता है। तो अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो उसके पहले आप देखिए कि आप क्यों बनना चाहते हो। आपको पावर चाहिए, बहुत पावर मिलेगा, है ना। मतलब बोल देते हैं वो आइडियल स्टेट में कि मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ, कोई नहीं करना चाहता है ना। और करना चाहते भी हो तो आपके पास बहुत कम स्कोप होता है ना। आपको पावर चाहिए, सिविल सर्विसेज से पावर मिलेगा। पैसे चाहिए, बहुत अच्छे पर्क्स वगैरह हैं, आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती हैं, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है। सोशल स्टीम चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, तो सोसाइटी में बहुत प्रेस्टीज मिलती है। अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको लोग अलग ही नज़र से देखते हैं। आप फालतू बात भी कर रहे हो, आज कोई नहीं सुनेगा। जिस दिन आप कुछ बन जाओगे उस दिन सब सुनते हैं। आप गलत बात भी करोगे तो भी लगेगा ये बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो सोशल प्रेस्टीज बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। फिर खुद को मोटिवेट रखने का क्या होता है कि हमारे पास, हमें डिफाइन करना पड़ेगा खुद के गोल्स क्या हैं, रास्ते कितने हैं, है ना। हमें कुछ भी चलेगा तो देखो फिर कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको एक वो डेफिनेशन फिक्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जब मैंने वो नौकरियां लगा सर 2020 में, उसके बाद में जब सिविल प्रिपरेशन करी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तब सबने बोला कि आरएएस की एग्जाम की भी तैयारी करिए। लगभग आरएएस की प्रिपरेशन जो करते हैं वो सारे सिविल सर्विसेज की करते हैं। लेकिन मैंने एक क्लियरली चीज दिमाग में बैठा रखी थी कि करना है तो मुझे सिविल सर्विसेज यूपीएससी ही करना है ना। ना ही मैंने कभी आरएएस का फॉर्म भरा, ना ही मैंने दिया, कुछ भी नहीं दिया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, और मैंने क्लियरिटी दिमाग में बैठाई कि मुझे करना क्या है।
तो जिस दिन आप वो क्लियरिटी बैठा लोगे दिमाग में और फिर आपको ये समझ लोगे कि रास्ता क्या है इस क्लियरिटी तक जाने का, फिर अपने आप खुद को मोटिवेट रख पाओगे। और देखो सेल्फ डाउट सबको ही आएगा, पूरी प्रिपरेशन के टाइम पर आएगा। अंकित जी और उपेंद्र जी मेरे साथ हैं, पिछले 10 दिन से हम साथ ही थे। तो अभी मेरा 1 तारीख को इंटरव्यू था और पिछली बार मेरे इंटरव्यू का बहुत अच्छा स्कोर है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। फिर भी मैं दिन में 1-2 बार तो अपन बात कर ही लेते हैं कि यार रिजल्ट कैसा आना है इस बार, है ना। सेल्फ डाउट आ रहा है फिर भी कि इस बार हो पाएगा, इस बार मैं सब अच्छे से कर पाया हूँ कि नहीं कर पाया, मैंने होगा कि नहीं होगा। इसलिए सेल्फ डाउट सबको आता है। इवेल्युएशन करना पड़ेगा खुद का बार बार कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। डेली बेसिस पर इवेल्युएशन करिए, वीकली बेसिस पर इवेल्युएशन करिए कि मैंने आज जो काम किया उसमें से गलत कितना हुआ, सही कितना हुआ, मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी काम कर रही है। मेरी स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद की ही बनानी पड़ेगी, है ना। तो खुद को मोटिवेट ऐसे ही रखा जा सकता है। फिर खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, घर वालों को सोच कर देखिए, आप जिस दिन एग्जाम पास करोगे आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की, आपके आसपास के लोगों की लाइफ चेंज हो जानी है ना। तो आप सोच के देखिए आपका रेलेवेंस कितना बढ़ेगा। तो बस ऐसे ही मोटिवेट रखिए खुद को। जय हिंद सर। जय हिंद सर, my question is, being a sports person, how it helped you in your interview, in your UPSC journey, and after joining the services? Means what are the benefits we can evaluate from that? See, being a sports person, being in career like NCC and being in forces, they help in multiple ways. First is discipline. Discipline is one of the most important quality that you will require in the civil services examination or in the preparation of any examination. Why? If you want to, you have to set some targets for daily basis, for monthly basis, on weekly basis, and to complete those targets you have to be disciplined. For example, if you want to wake up 4 a.m. in the morning or 3 a.m. in the morning, you have to or you must wake up 3 a.m. in the morning. That is discipline. Or if you have discipline, it will ease in your preparation. How? ये मतलब एक तो आपका टाइम बचाएगी, है ना। दूसरा, आप जो भी काम करोगे, डिसिप्लिन रहने का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हो, आप जो टारगेट सेट कर रहे हो आपके टारगेट्स मीट होंगे। और जब टारगेट्स मीट होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। आप डेली के टारगेट सेट करिए, मैं डेली के टारगेट सेट करता था, फिर जब वो डेली के टारगेट्स मीट होते थे, रात को इतनी अच्छी नींद आती थी, नहीं कोई हद नहीं है कि आज का काम कर दिया, अब ठीक है कल का कल देखेंगे। तो उसमें डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है ना। और डिसिप्लिन ही नहीं, स्पोर्ट्स और जो फोर्सेस का रही है आपको और अलग चीज़ें भी सिखाती हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं। नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, दैट विल गोइंग टू डेवलप थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, सो दैट ब्रिंग्स द क्वालिटी ऑफ परसेवरेंस, है ना। परसेवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। No one can claim that I'll succeed in this attempt. You will succeed if you will work hard in this exam. You will work out according to the need of the exam. You will succeed. 101% you will succeed. But you can't claim that I'll succeed in this exam, in this attempt. As I was telling right now, that even today I have self-doubts that whether I'll clear this attempt or not, whether I'll be able to improve my rank or I'll change my service or not. This is self-doubt, है ना। तो self-doubt हमेशा सबको ही आता है और सबको ही आएगा। So when you have the attitude of perseverance and never give up, you will keep working and will ultimately breed out the results. Okay. Second thing is interview में help करता है। दूसरी चीज health. Physical health is one of the most important aspect in the preparation of any exam. For example, if I have to study 10 hours in a go, मैं 10 घंटे बैठकर पढ़ सकता हूँ। That is because I have good health, है ना। मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी फिजिक अच्छी है, तो मैं आराम से बैठकर, मुझे कमर दर्द नहीं होगा, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी है, तो मैं 10 घंटे बैठकर पढ़ सकता हूँ। और एक दूसरे कंपैरिजन में एक कैंडिडेट लीजिए जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो 2 घंटे भी एक साथ बैठकर नहीं पढ़ सकता। तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी? इसलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में आधा घंटा 1 घंटा खेलने कूदने पर दीजिए। मैं बिल्कुल भी आपको फालतू का ज्ञान नहीं देकर जाऊंगा कि आप मेडिटेशन करिए, आप ये एक्सरसाइज करिए, वो एक्सरसाइज करिए। जो आपको अच्छा लग रहा है फिजिकल एक्टिविटी करिए, आधा घंटा चल ही लीजिए, दौड़ ही लीजिए, है ना। इससे अच्छी रहेगी। इंटरव्यू में उनमें बहुत मदद मिलती है। इंटरव्यू में जब एग्जामिनर मेरा डेस्क खोलता है तो उसको दिखता है कि नेशनल प्लेयर है, फिर उससे आया तो भाई पहले से ही मेरे लिए पॉजिटिव इमेज बनाकर रखता है ना। तो फिर कहीं ना कहीं मेरी छोटी छोटी गलतियां फिर इंटरव्यू में माफ हो जाती हैं। तो ऐसे मदद मिलती है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार रहेगा कि जैसे जीवन में हम बहुत से लोगों से मोटिवेट होते रहते हैं,
लेकिन अपनी इस मोटिवेट क्षमता को लंबे समय तक किस तरह से बरकरार रखें जब तक हम सिविल सर्वेंट तैयार न बने। देखो मोटिवेशन का क्या है, हम सब लोगों से सीख सकते हैं। ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सीख नहीं सकते हैं। कोई गांव में हमारी दादी चाची हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं। तो सीखने की पहली बात तो हमेशा एक क्वालिटी एक सिविल सर्वेंट की होनी चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हो, फिर वही एप्लीकेशन वाला केस, मैंने पिछली बार मेंस में सिर्फ बार बार एक एग्जांपल कोट किया है जहाँ एफिशिएंसी की बात आती है ना। और वो मैंने कहाँ देखा था, मेरे घर के जस्ट सामने वाली सड़क पे देखा था। एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन के नाम से, सुना होगा आपने नाम, है ना। जल जीवन मिशन है, उसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2024 तक हमें हर घर में मतलब पानी का कनेक्शन पहुंचाना है ना। तो जब मेरे घर के सामने से वो लाइन पड़ रही थी, अभी अपने आसपास पड़ी है सर, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो पहले से ऑलरेडी लाइन पड़ी है ना पाइप पानी की कनेक्शन की, उससे आधा फीट दूर दूसरी लाइन डाल रहे हैं वो लोग, ठीक है। और वो पहले वाली लाइन अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है कि वो 5-10 साल आराम से 15 साल तक काम कर सकती है पानी पहुंचाने में। फिर भी लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट से पैसा आया हुआ तो उन्होंने डाल दी, है ना। ये मैंने मेरे घर के बाहर देखा कि वो उसी लाइन के पास डाल रहे हैं। फिर ये मैंने ऑब्जर्व करी कि इस चीज को मैं बीइंग एन सिविल सर्वेंट में कई जगह काम ले सकता हूँ। कल को मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन चालू करूंगा तो मैं इस चीज का ध्यान रखूं कि अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी एक पाइप पड़ी है तो उसी को काम मैं क्यों ना ले लूं। और इसको फिर मैंने मेंस में काम ले लिया, जगह जगह जहां काम इंटरव्यू में काम आती तो भी मैं इस एग्जांपल को कोट करता, है ना। तो हम सीख हर जगह से सकते हैं। बाकी किसी एक इंसान को कभी भी एकदम आइडियलाइज नहीं करना चाहिए, है ना। वो होता है ना कई बात कि हम बस इस इंसान को फॉलो करेंगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। और स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू बी इन सिविल सर्विसेज, हमें तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। सीखे सबसे। आपको नरेंद्र मोदी जी से कुछ सीखने को मिल रहा है, सीखिए। राहुल गांधी से कुछ सीखने को मिल रहा है, उनसे सीखिए। आपको एपीजे अब्दुल कलाम सर से कुछ सीखने को मिल रहा है, सबसे सीखिए। पर कभी भी किसी इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए, है ना। इसलिए सीखो सबसे और फिर खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करो। हम हर इंसान अलग अलग होता है, तो हम किसी दूसरे को कॉपी कर कर उसकी पर्सनैलिटी की उसकी छांव कभी नहीं बनने की सोचना चाहिए। हमें सबसे सीखना है और फिर हमारी खुद की एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, खुद का एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है, खुद का एक स्टैंड डेवलप करना है। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। मेरा नाम रेखा है और मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ। अभी सीयूटी की तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन करूँ और मैं अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहती हूँ ग्रेजुएशन में। और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बस सीयूटी के बाद में यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे आईएएस ही बनना है। लेकिन मुझे जैसे कि मेरे अंकल और कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि तुझे जो करना है वो कर, लेकिन तू एक बार ये सोच कि कुछ छोटी सी जॉब पहले कर ले, उसमें थोड़ा सेटल फील होगा और फिर तू आईएएस के लिए तैयारी कर, क्योंकि आईएएस अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे पहले कुछ कर लेगी, जैसे कुछ टीचर वगैरह या कुछ भी, या फिर एसडीएम की तैयारी कर ले, फिर तू जो है बाद में आईएएस की तैयारी कर। और एक सेकंड क्वेश्चन मेरा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, तो मैंने बहुत से जो यूपीएससी के जो आईएएस वगैरह उनसे भी सुना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप लेते हो, तो उन्होंने बताया कि कई बार उनका ऑप्शनल की वजह से जो आप उन्होंने गलत चूज कर लिया था, उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो अगर नेक्स्ट टाइम दूसरे भी चेंज करके लेते हैं तो उस वजह से उनका अच्छा रहता है। तो ऑप्शनल किस अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि हमें क्या लेना चाहिए। जैसे कि मेरे लिए तो भी सारी चीज़ें नहीं है, तो वैसे तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, लेकिन कुछ ऑप्शनल वगैरह जो आप सजेस्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अब पहले तो आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, मेरे से आज आप कुछ सीखो ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना। मेरी 10th तक की पढ़ाई सर इंग्लिश मीडियम में हुई है, नर्सरी से लेकर 10th तक की, है ना। 10th के बाद में मैं हिंदी मीडियम में आ गया। 11th 12th और ग्रेजुएशन मैंने हिंदी मीडियम से करी है। जो मैं वो बीएसएफ की कांस्टेबल लगा था वो मैंने हिंदी मीडियम से करी है। अब मेरा इंग्लिश मीडियम है ना। तो कभी भी खुद को ये फाउंडेशंस में मत डालिए कि मेरा ये मीडियम है या फिर मेरा ये सब्जेक्ट है तो मैं ट्रांजिशन कैसे करूँगा। देखो हमें सब चीज़ सीखनी पड़ती है और सब कुछ सीखा जाता है एक प्रोसेस के ड्यूरेशन में, है ना। आपका मीडियम हिंदी है या फिर आपका इंग्लिश मीडियम है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का। हिंदी मीडियम वाला बच्चा आप 5-6 महीने इंग्लिश की चीज़ें पढ़ लेगा ना, न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, किताबें पढ़ लेगा, उसको वो समझ में आने लग जाएंगी। हम अभी एक वो इनर्शिया वाली एज में नहीं पहुंचेंगे, हमारा दिमाग जड़त्व तक पहुंच गया है कि हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। हम एक ग्रोइंग स्टेज में हैं अभी, हम यहाँ इस स्टेज में कुछ भी सीख सकते हैं, है ना। और पहले मेरे 11th में वो थी बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिर मैंने 12th में इससे करी है, उसमें तो सप्लीमेंट्री आ गई थी, फिर उसमें आर्ट्स ले ली।
तो मेरा कुछ फिक्स नहीं रहा है, साइंस भी रही है, फिर ये आर्ट्स भी रही है, ह्यूमैनिटीज। ग्रेजुएशन में मेरे दूसरे सब्जेक्ट थे, ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी लिया, फिर एमए जरूर अब सोशियोलॉजी से कर रहा हूँ। तो ट्रांजिशन है ना, इससे यहाँ इससे वहाँ, जहाँ मेरे को अच्छा लगा बस वहीं चला गया मैं, है ना। तो ऐसा आप साइंस स्ट्रीम, आपकी साइंस के बहुत बच्चे हैं, मेजोरिटी ऑफ द बच्चे साइंस के मिल जाएंगे सिविल सर्विसेज में आपको, है ना। तो कोई उसको कभी दिमाग में ये मत बैठाना कि मेरा साइंस है तो मैं ह्यूमैनिटीज में कैसे जाऊंगी, आप आराम से चले जाओगे, ठीक है। उसको कभी दिमाग में मत आने दे, जिस दिन पढ़ना चालू करोगे वो समझ में आना चालू हो जाएगी। और आपका सेकंड क्वेश्चन ऑप्शनल को लेकर था, है ना। ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी बच्चे सेलेक्ट करो ना आप, वो ऐसा करना कि मेरे को कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, कैसे समझाऊं आपको। जैसे सबको कोई ना कोई अच्छा लगता है ना, उसी तरीके से ऑप्शनल अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा, हो सकता है आपका फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके सिलेक्शन हो। तो फिर 5 साल बार बार वही चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। और अगर हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हम 5 साल नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ऑप्शनल चेंज करते हैं, है ना। और रही बात सिलेक्शन उसकी किस ऑप्शन से सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है यार। पता है क्या, कई बार क्या होता है, किसी ना किसी ऑप्शन में नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे 2018-19 के आसपास मैथ्स में बहुत नंबर मिल रहे थे, मतलब कुछ ज्यादा ही नंबर मिल रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। अब मैथ्स में नंबर नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन उसको मैं आपको एक पर्टिकुलर वो नहीं दे सकता कि आप ये ऑप्शन ले लीजिए या फिर वो ऑप्शन ले लीजिए, है ना। क्योंकि आज मान लो एंथ्रोपोलॉजी में 3-4 साल से एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं, है ना। पर जरूरी नहीं है कि इस साल, अगले साल, उससे अगले साल नंबर मिलेंगे। पिछले साल परसेंटेज आएगी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का, मतलब खूब अच्छे नंबर मिले हैं ज्योग्राफी में ऑप्शनल में। लेकिन इस साल वही ज्योग्राफी के बच्चे, एक आईपीएस है जय बारंगे नाम से, मेरे बैच का ही है ना, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। पिछली बार का आईपीएस है मेरे बैच का, इस बार उसका मेंस पास नहीं हुआ है। कारण पिछली बार वो ज्योग्राफी का टॉपर था, है ना, और इस बार उसका मोस्ट 101% उसके दिक्कत हुई है ऑप्शनल में। ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपर था पिछली बार का वो, लेकिन इस बार शायद ज्योग्राफी में नंबर नहीं है, इसलिए उसका मेंस पास नहीं हुआ। इसलिए ऑप्शनल का यार कोई सेट क्राइटेरिया नहीं कि मैं ये ऑप्शनल करूंगी या करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। जो ऑप्शनल आपको अच्छा लगता है वो लीजिए। थोड़ा एग्जाम रेलेवेंस के अकॉर्डिंग जरूर आप दे सकते हो। जैसे सोशियोलॉजी है, इसका एग्जाम में भी रेलेवेंस है, एसए में सोशियोलॉजी काम आती है, जीएस4 में सोशियोलॉजी काम आती है ना। तो और छोटा सब्जेक्ट है थोड़ा, एंथ्रोपोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है, जियोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके आप ऑप्शनल डिसाइड करिए, लेकिन वो एक प्रैग्मेटिक डिसीजन होना चाहिए। आपको अच्छा भी लगना चाहिए, सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे एक अकाउंट्स नाम का सब्जेक्ट है, अकाउंट्स से रिलेटेड, उसका पूरा नाम तो मेरे को याद नहीं है। उसमें 8-9 महीने तक तो सिलेबस नहीं होता उस सब्जेक्ट का, सोच कर देखिए। तो अगर 8-9 महीने 10 महीने एक सिलेबस करने में दिए जा रहे हैं, तो फिर हम रिविजन कब करेंगे उसका, है ना। तो वैसे सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो ऐसे आप उसकी साइज वगैरह देखिए, आपका इंटरेस्ट देखिए, और उस अकॉर्डिंग से ऑप्शनल डिसाइड करिएगा। सिलेक्शन सब ऑप्शनल से होते हैं, ऐसा कोई ऑप्शनल नहीं है जिससे सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। पीएसआईआर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिससे भी बहुत सिलेक्शन हो रहे हैं आजकल, है ना। तो सब्जेक्ट सबसे सिलेक्शन होता है, और सोच समझ के उससे डिसीजन लीजिएगा ऑप्शनल को लेकर। नौकरी, जैसा मैंने बताया कि बैकअप अच्छा होता है ना। जैसे मैंने खुद ने असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जाम 2022 में दे दी थी, कि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कि कोई बैकअप रह जाए, है ना। तो और उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको थोड़ा एक सोलेस रहता है कि आप नहीं हुआ तो भी मेरे पास ये है ना। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिनमें आप प्रिपरेशन करना साथ मुश्किल। इसका एग्जांपल अंकित जी और उपेंद्र जी दोनों दे पाए, क्योंकि ये 7-8 साल से दोनों सर्विस में है, फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज पास किया है। सिविल सर्विसेज आप करना चाह रहे हो, मैं आपकी जगह होता तो मैं सिविल सर्विसेज से करता। आप सीयूटी के साथ में एग्जाम दे लीजिए, ऐसी एग्जाम जिस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से होते होते चल जाए। असिस्टेंट कमांडेंट की आप एग्जाम दे लीजिए, लेकिन ऐसी एग्जाम की मैं पहले कोई टीचर की नौकरी करूं या फिर डॉक्टर बनूं फिर मैं करूंगा, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप क्लियर हो मेंटली कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है तो करिए। हमारे क्या घर में माँ बाप का, हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोसाइटी की है ऐसी कि कोई भी नौकरी मिल जाए, पहले बस सरकारी नौकरी मिल जानी चाहिए, है ना। तो उसको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, लेकिन जब आप सिलेक्ट होगे तो फिर वही बोलेंगे कि ठीक है हमारा डिसीजन गलत था। मैंने भी नौकरी छोड़ी थी, तब बोला था सबने, 99% लोग इसी अगेंस्ट ही थे कि मत छोड़, ज्वाइन कर ले, लेकिन मैंने छोड़ दी। अब अगर सिलेक्ट नहीं होता तो सबके सब ताने मारते आज के दिन कि हमने तो बोला था, क्यों छोड़ दी नौकरी, अब वो खराब होता हुआ घूमेगा। अब मैं सिलेक्ट हो गया तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो वो डिसीजन आपको, आपके प्रैग्मेटिक रेशनल डिसीजन आपको अपनी लाइफ को लेकर लेना पड़ेगा, और वो शायद आप ही बेटर पोजीशन में लेने के, है ना। वेलकम।
और पूछना चाहोगे कोई कुछ? बताइए, आप चिंता मत करिए, सर ने मुझे बुलाया है इसीलिए ही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सब कहते हैं कि मेंस के लिए इस चीज़ की तैयारी करो, ऐसे प्रिपेयर करो, तो मैं अपने आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे गुड मार्क्स ला सकते हैं उसमें? इंटरव्यू, पहली बात तो सिविल सर्विसेज में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, इस बात पर एम्फेसिस दे रहा हूं। सिविल सर्विसेज में पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू इज अबाउट टू चेक योर डोमेन नॉलेज, टू चेक योर नॉलेज, कंटेंट, एवरीथिंग, ओके। पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट नॉलेज, knowledge is just a part of your personality, okay. The way you reflect yourself, the way you carry yourself, whether you have the etiquettes, your qualities of being a civil servant or not, they are going to be checked in personality test, okay. तो आपको कुछ नहीं आता तो आप बोलिए कि सर मैडम मेरे को नहीं आता है ना। कभी भी इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट होता है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं है, पर्सनालिटी में नहीं होता है। तो पर्सनालिटी बेसिकली क्या होता है कि हम पर्सनालिटी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर नहीं सकते हैं। पर्सनालिटी हमेशा हमारी स्टेबल रहती है, थोड़े बहुत चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं। एक सिविल सर्वेंट में जो क्वालिटीज़ होती हैं कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने की चीज़ आदत नहीं होती है। सिविल सर्वेंट होना मतलब आप हर चीज़ का प्रोज भी देखोगे, आप कॉन्स भी देखोगे। जैसा एक जनरल इंसान देखता है कि यार ये चीज़ मोदी जी ने ऐसे बोल दी तो बस वो सही है, ऐसा नहीं होता है। उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है सिविल सर्वेंट का। एक सिविल सर्वेंट थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए। आप एक कोई दंगे का माहौल, आप मान लो एसपी हो एक डिस्ट्रिक्ट के, कोई दंगे का माहौल है तो आप जाते ही लठ नहीं बरसा दोगे वहाँ पर कि मेरे पास फोर्स है, मैं एसपी हूँ तो मैं लठ बरसा दूंगा, है ना। आप वो चीज़ सोल्व कैसे करनी है, वो आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। चीज़ों को कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे उसको समझिए, ठहराव होना चाहिए, उसको समझना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, फिर कंटेंट काम आता है। तो वो आप जब भी प्रिपरेशन चालू करो, आप दिमाग में ऐसे बैठा लो कि मैं आज से कलेक्टर ही हूँ, समझ रहे हो। फिर हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करो कि कोई समस्या आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है ना, उसके नुकसान क्या है, उसके फायदे क्या हैं। वो धीरे धीरे आपकी वो पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती जाएगी। 1.5-2 साल में आप उस मतलब एक अच्छी उसमें पहुँच जाओगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि मुझे 8 मंथ हो गए प्रिपरेशन करते करते, फिर भी मुझे मेरे नोट्स से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, क्योंकि नोट्स सही नहीं होंगे तो मेरे से रिवीजन भी सही से नहीं हो पाता। तो आपके तरीका क्या थे नोट्स बनाने के? यार नोट्स का ना सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। सबसे सही तरीका मैं बताता हूँ। प्रीलिम्स के मेंस के पेपर देखिए, है ना, थोड़ा सा इस एग्जाम को जानने की कोशिश करिए कि इस एग्जाम की नीड क्या है, पेपर्स की नीड क्या है, वो आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप सिलेबस चालू करिए। आपके पास टीचर्स, आपको टीचर्स गाइड कर देंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले डिफरेंस सीखना पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ मेरे लिए इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट्स में डालिए, और कभी भी नोट्स में शॉर्टकट्स पर मत जाना। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप छोटा करके उसको एकदम काट दो। नोट्स बड़े हो रहे हैं तो थोड़ा बड़े होने दीजिए, क्योंकि आपको किताबों से रिवीजन नहीं करना है। एक बार किताब काम में आ गई, आपने नोट्स बना लिए, फिर हमेशा नोट्स से ही रिवीजन करना सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है। तो नोट्स को थोड़ा सा होलिस्टिक रखना। नोट्स का मतलब ये मत बना लेना कि बस उसको काट पीट के छोटा करना है एकदम, है ना। नोट्स बनाएंगे तभी रिवीजन हो पाएगा, है ना, एग्जाम से जस्ट पहले। और उस रिवीजन की हमेशा जरूरत पड़ेगी, आप चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो चाहे 5th अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। उसके बाद में नोट्स चालू करिए, और नोट्स थोरो नोट्स बनाना, अच्छे नोट्स बनाना। थोड़े बड़े हो रहे हैं तो होने देना, ऐसे डरना मत कि मैं नोट्स बना रही हूँ तो मेरे को छोटे ही बनाने, है ना। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम नरेश सोनी है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि यूपीएससी के जो कई टॉपर्स होते हैं बता दें कि मैंने एनसीईआरटी एक बार में पढ़ी है, और कई टॉपर्स ऐसे बताते हैं कि मैंने एनसीईआरटी को 7 से 8 बार पढ़ा है और उसके नोट्स भी बनाए हैं। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है कि एनसीईआरटी के एक चैप्टर पढ़ने के बाद नोट्स पढ़ाए पूरे एक बार में उसको रिवाइज करें? इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? आप सिर्फ ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी के नोट्स बना लीजिए, बाकी किसी चीज़ के नोट्स मत बनाइएगा। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक हो गई, वो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनके नोट्स बनाइएगा। और देखो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। मेरी जो स्ट्रेटजी थी, मैंने पहले भी बोला था, वो आपके काम नहीं आनी है।
आपकी स्ट्रेटजी आपकी ही बनानी पड़ेगी, और सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है, हमारे सबके टेम्परामेंट्स अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें हमारी स्ट्रेटजी खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, वो भी अलग, सबसे अलग होगी। तो किसी को भी फॉलो मत करना कि मैं उस टॉपर ने ये बोल दिया था, वो ये करता था तो मैं भी ये करूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी होना चाहिए, खुद का इवेल्युएशन करिए, डेली बेसिस पर करिए, वीकली बेसिस पर करिए, मंथली बेसिस पर करिए कि मैंने जो इस वीक में काम किया है उसमें मैंने क्या अच्छा किया, क्या मेरे लिए काम किया, क्या मैंने गलतियां करी, कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो फिर चेंज करने की कोशिश करना। तो एनसीईआरटी सिर्फ उसके लिए बना लीजिए, ज्योग्राफी के लिए, बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स करनी पड़ेंगी, उनके नोट्स बनाइएगा। नमस्कार सर, मैं मोनू सैनी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसे यूपीएससी में सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को सारे सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट नहीं आ सकता, उसका एक परफेक्ट एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन यूपीएससी के लिए कवर सब कुछ करना पड़ेगा, बेस सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा, तो उन सब्जेक्ट में कैसे इंटरेस्ट लेके आए जिसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं आता है? देखो क्या होता है ना कि सिविल सर्विसेज एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ मेच्योरिटी फ्रॉम एन एस्पिरेंट, है ना, कि एक एस्पिरेंट जो होगा उसके, अगर आपको एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, एक डीएम बनना चाहते हो, एसपी बनना चाहते हो, तो आप में एक पर्टिकुलर लेवल की मैच्योरिटी होनी चाहिए। और मैच्योरिटी पता है क्या होती है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आपको मान लो आप डीएम हो एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट के, है ना, आपको गांव में जाना अच्छा नहीं लगता, तो आप गांव में नहीं जाओगे, जाना पड़ेगा ना, गांव में जाकर काम भी करना पड़ेगा। तो हमारी चॉइस क्या है वो इतना मैटर नहीं करती हैं, आगे सर्विस में भी नहीं करेंगी। हमें हमारी पोस्ट, हमारी जो सर्विस है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी, है ना। तो ये आदत पहले से ही डालो ना कि कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होता है, आप मान के चलिए, उसको आप एक बार अप्लाई कर करके पढ़ने की कोशिश करिए। हर सब्जेक्ट का हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का मैंने अभी बताया, इकोनॉमी का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। इकोनॉमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही मैंने कभी पढ़ा है, कुछ नहीं है, है ना। लेकिन सोच के देखिए, इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई कैसे इम्पेक्ट करती है, कैसे हम हमारी हर इंसान की लाइफ को इन्फ्लेशन इम्पेक्ट करती है, कैसे करती है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं, वो महंगी है तो हमारी लाइफ को इम्पेक्ट कर रही है, हम पैसे बचा रहे हैं। हम सबके घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनमें आदत होती है कि हम पैसों को इकट्ठा किया, घर में एक जगह रख दिए, इकट्ठा कर लिए, वो हम नुकसान करते हैं खुद को। क्यों? क्योंकि आज जो मान लो आज हमारे पास 100 रुपये हैं, है ना, उससे हम 100 टॉफियाँ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 10% इन्फ्लेशन है कंट्री में, है ना, तो वो 10% का आज से 1 साल बाद में उस 100 रुपये की हमें 90 टॉफियाँ मिलेंगी। तो अगर कोई चीज़ के रिलेटिव में वैल्यू देंगे तो हमने जो रुपए बचाकर घर में रखे उसकी वैल्यू कम होगी ना। ये जब आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे, इकोनॉमी पढ़ोगे, तो आपको समझ आया, इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, तो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है वो, बस सिंपल सी बात है। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चालू करिए, तो आपको हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। हिस्ट्री क्यों इम्पैक्टफुल है, क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हिस्ट्री, हम क्या हैं आज, वो उस हिस्ट्री की वजह से है। जो कोर्स हमारी हिस्ट्री लेती है वो हमारा प्रेजेंट डिसाइड करती है। प्रेजेंट डिसाइड मतलब प्रेजेंट को शेप करती है। हम किताबों में पढ़ लेते हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, उसने खून खराबा देखा तो उसका मन बदल गया। ऐसा मन किसी का नहीं बदलता है, सम्राट जी का भी नहीं बदला था। उनका अगर मन ही बदला तो उन्होंने आर्मी क्यों डिस्बैंड नहीं करी? उनकी कलिंग के युद्ध के बाद में भी उनकी आर्मी उतनी थी। कलिंग के युद्ध के बाद में उन्होंने कलिंग को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं छोड़ा, उस पर कब्जा क्यों किया? आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे कि सम्राट अशोक ने मतलब बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे थे, उनके खिलाफ युद्ध लड़ा है। क्यों लड़ा? तो हम सिर्फ बीइंग एन सिविल सर्वेंट, हमें किताब में एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है वो ही नहीं पढ़ना है। वो वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस की मतलब क्या है? क्या होता है कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म अपना लिया, एक धम्म घोष और एक कोई और पॉलिसी थी ना, धम्म घोष और एक अभिधम्म घोष, ऐसा कुछ था, भेरी घोष और धम्म घोष। तो धम्म घोष की पॉलिसी थी उन्होंने, क्या हुआ कि धर्म अपनाइए, सब शांत रहिए, खुश रहिए, है ना। उससे क्या, धर्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान का दिमाग कंट्रोल करती है। समझ रहे हो बात को? तो अगर मैं आज एक बाबा जी बन जाऊँ ना और मतलब एक आइडियोलॉजी दे दूं आप सबको, तो आप सब लोग मैं जब कहूँगा वो मानने लग जाओगे। आप सोच के देखिए, मगध के अंदर एक राजा बैठा है, उसकी सेना वहाँ है, कंधार को रूल कर रहा है अफगानिस्तान में। कंधार में कोई किसी राजा छोटे मोटे उसने सामंत ने रिवोल्ट कर दिया, तो उसकी सेना पहुँचते पहुँचते 6 महीने लग जाएंगे।
कैसे वो कंट्रोल करेगा? तो उसने पॉलिसी बनाई कि मैं दिमाग कंट्रोल करूंगा लोगों का, और दिमाग कंट्रोल करके उसने इतना बड़ा साम्राज्य कंट्रोल किया। यही पॉलिसी बाद में अकबर ने अपनाई। अकबर ने एक दीन इलाही के नाम से अपना नया ही धर्म बनाया कि इस धर्म के जो मानने वाले होंगे उनके लिए तो फिर जो भी भगवान हूँ, पैगंबर हूँ, वो मैं ही हो जाऊंगा। तो वो चाहे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, वो अगर कर्नाटका में बैठा है तो वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा, है ना? तो ऐसे ये सब एक इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा बहुत आपको, है ना? सिर्फ किताबें मत पढ़िए, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि एक अलग पर्सपेक्टिव मिल रहा है हमें। तो ऐसे हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है वो, इसलिए हम ऐसे समझ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। बाकी हमारी लाइकिंग्स क्या है, मेरी आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन क्या है, बीइंग ए सिविल सर्वेंट यू हैव टू गिव अवे ऑल दिस थिंग्स। मतलब हमें न्यूट्रल रहना है, हमें सबके साथ काम करना है, हमारा जो मन है उसके अगेंस्ट भी काम करना है। तो यही है। तो सबको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, है ना? मेहनत करिए, डेडिकेशन रखिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बस मैं एक बात कहूँगा कि अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का 101% होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना? तो अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए।